नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए, ये आज का जो क्लास है इसमें आपको 14 नंबर क्वेश्चन से, पिछले वीडियो में हम 13 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे, टोटल 25 क्वेश्चन इसको करेंगे। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन सर्च करवा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसको रखा गया है। प्रीवियस ईयर का ज़्यादातर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करा ए और बी दो पाइप एक टंकी को 37 सही 1/2 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप खुले हुए हों और टंकी सिर्फ 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को डैश के बाद बंद कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन समझिए इसको। करा ए किसी टंकी को कितने देर में भरेगा जी? तो 37 सही 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 37 दूनी 74 1 75/2 मिनट, इस तरह लिख दीजिए। अब बी कितना देर में भर सकता है अकेले? तो 45 मिनट में, ठीक है, यानी 45 मिनट इसको लिख दीजिए। अब देखिए समझिए, कह रहा है कि ए अकेले कितना देर में 37.5 मिनट यानी 75/2 मिनट में भरेगा। अब बी अकेले कितना देर में 45 मिनट में भरेगा। अब कह रहा है ना कि टंकी हमको सिर्फ 30 मिनट में भरवाना है, ठीक है, यानी 30 मिनट टाइम लगना चाहिए, दोनों को चालू कर देना चाहिए एक साथ, उसके बाद 30 मिनट टाइम लगना चाहिए। तो कितने समय चला के बी को बंद कर दें ताकि टंकी टोटल 30 मिनट में ही भर जाए? बात समझ में आ रहा? तो देखिए बी के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो बी के बारे में ना पता तो हम बी को x मिनट तक चला के इसको फिर बंद कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? बी को x मिनट तक चला के इसको फिर बंद कर देंगे। अच्छा, और इसको कितना देर चलाना है? तो देखिए बी कुछ देर बाद चल के बंद अगर हो जाएगा तो ये तो चलते रहेगा ना, तो इस शुरू से लेके अंत तक, और शुरू से लेकर अंत तक वो कह रहा है कि 30 मिनट ही लगना चाहिए। तो यहाँ इसको चलाना कितना देर है? टोटल 30 मिनट। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको पता कि ए 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो आपको पता है जैसे बी 1 मिनट में 1/45 करेगा, 1/45 यानी जो यहाँ रहता है वो नीचे चला जाता है, यानी टोटल काम अगर 45 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में 1/45। आइए 1 मिनट में कितना करेगा? तो 1/75/2, तो ये हो जाएगा 2/75, 1 मिनट का काम। ये ए का 1 मिनट का काम है, ये बी का 1 मिनट का काम है। तो देखिए इसको टोटल हम 30 मिनट चलाए हैं, किसको? ए को। तो कैसे लिखेंगे? 30 गुने में 2/75, ठीक है। 1 मिनट में 2/75, तो 30 मिनट में कितना? प्लस में 1 मिनट में 1/45, तो x मिनट में कितना? तो x बटे कितना? 45 बराबर टंकी भरेगा, तो मतलब एक काम खत्म, ठीक। किया क्या? 1 मिनट का इसका काम, उसमें 30 मिनट इसको चलाएं तो 1 मिनट में इतना काम करता है, तो 30 मिनट में इतना। ये 1 मिनट में 1/45 करता है, तो x मिनट में कितना? अब दोनों मिलकर जो काम कर दिया होगा वही तो टंकी भर गया। टंकी भर जाने को कहते हैं 1 और खाली हो जाने को कहते हैं 0, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 15 दूनी 30, 15 पचे 75। अभी बचा 4/5, ये उधर चला जाएगा तो बचेगा x/45 बराबर 1 माइनस में 4/5। x/45 बराबर ये बच जाएगा कितना? 1/5, ये हो जाएगा 9 × 45, x बराबर 9 मिनट। वह कह रहा है कि x का मान कितना आ गया? 9 मिनट, यानी कि b को 9 मिनट चला के बंद कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 16.5 रुपये प्रति किलो का एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में एक पंसारी को क्रमशः 15 रुपये और 20 रुपये की लागत वाली दालों की दो किस्मों को मिलाना चाहिए। यानी क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा ना कि मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके पास 2 प्रकार के दाल है, एक 15 रुपये प्रति केजी वाला और एक है 20 रुपये प्रति केजी वाला। तो कह रहा है इसको किस रेशियो में, यानी इसमें से कितना ले ले और इसमें से कितना ले ले, यानी कि 15 रुपया वाला कितना केजी ले ले अब 20 रुपया वाला कितना केजी ले ले, इसको मिला के इतना ऐसा मिश्रण बनाए कि उसका जो क्रयमूल पड़े वो 16.5 पड़ना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए देखिए कैसे करते हैं, मिश्रण का नियम लगा देते हैं। कैसे? ये मान लीजिए 15 रुपये प्रति केजी वाला एक प्रकार के दाल है, ठीक। दूसरा जो दाल है वो कैसे है? 20 रुपये प्रति केजी वाला, ठीक है। अब मिश्रण में जो यहाँ पर लिखा जाता है वो हमेशा क्रयमूल्य लिखा जाता है, जो यानी जो मिश्रण तैयार हुआ, ठीक है। तो मिश्रण तैयार कितना कैसे रुपये वाला हुआ है? तो 16.5 रुपये वाला, यानी 16.5 रुपये वाला प्रति केजी, ठीक। अब इसको क्या करेंगे? एक दूसरे को घटा देंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो निकल के आएगा ना आपका, वो नीचे का वैल्यू निकल के आता है, यानी ये मात्रा निकल के आएगा कि कितना मात्रा मिलाना चाहिए पहला का और दूसरा का। मगर घटाएंगे कैसे? ऐसे, यानी कैसे? 20 में से 16.5 गया तो कितना बचेगा? 3.5 अनुपात,
इसमें से घटा दीजिए 16.5, किसी में से के जो बड़ा है और छोटा को घटा दीजिए, ठीक है। तो 1.5, इसको दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 5 से 5 7 35 और 5 3 15, ठीक। तो यह आ जाएगा 7:3, 7:3 डी नंबर। बात समझ में आया? यानी पहला वाला लेना पड़ेगा 7 kg, तो दूसरा वाला लेना पड़ेगा कितना kg? 3 kg, तब वही जाके 16.5 रुपया वाला मिश्रण तैयार होगा। अच्छा, यहाँ का एक खासियत समझिएगा, यहाँ वाला जो चीज़ होता है वो क्राइमोल होता है। एक और चीज़, ये 100% अपने आप में होगा, ठीक है, और इसका मान 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा, ये जरूरी है, तब वही मिश्रण का नियम लगेगा इस पर, ठीक है। तो ये आ गया आंसर हमारा कि 7:3 में मिला। मान लीजिए 70 kg लिए तो इसको 30 kg लेना पड़ेगा, इस 700 kg तो 300 kg। आंसर नंबर डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए यदि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca हो तो a + c/b का मान क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसको देखिए करते हैं, इसको करने का चूंकि ये बीज गणित का है तो इसको 2-3 मेथड है, आगे तो एक समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है उसको कैसे बनाएंगे, फिर इसका एक तरीका समझ लेंगे शॉर्ट भी, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है a² प्लस में b² और प्लस में कितना c² बराबर में ab प्लस में bc और प्लस में ca, सबको उठा के इधर लेके आते हैं। तो a² इसको इसके पास ले आइए, ab के पास, b² इसको इधर ले आइए, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना bc, c² माइनस में ca बराबर में 0, ठीक। इन दोनों में a कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस में b प्लस में b कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस c प्लस में c कॉमन लीजिए, c माइनस में a बराबर में 0। यानी इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, यानी तीनों का मान जो है वो 0 के बराबर, इस तरह करने पर 0 होना चाहिए। तो इतना बराबर अगर 0 लिखते हैं तो a बराबर भी 0, ठीक है, और इतना बराबर अगर 0, a माइनस b बराबर में 0, ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा b, फिर ई वाला b बराबर 0 है, मगर b माइनस सी, देखिए b माइनस सी बराबर क्या है 0, तो क्या हो जाएगा b बराबर c, ठीक। c माइनस ए बराबर भी 0, ये वाला पार्ट 0 के बराबर होगा, तो c बराबर a हो गया। यानी कह रहा है कि a जो है b के बराबर है, b c के बराबर, c a के बराबर। अगर ऐसा है तो आप मान ले सकते हैं कोई भी एक वैल्यू अपने से, मान लीजिए कि a 2 होगा, b भी 2 होगा, c सब आपस में एक दूसरे के बराबर है, 1-1 मान लीजिए, बस समझ में आ रहा है। तो आप कर लीजिए, इसको देखिए यहाँ पर, तो a प्लस c बटे में कितना b, तो इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो a को a रहने दीजिए, c किसके बराबर है, तो कह सकते हैं c के जगह पर a लिख सकते हैं। अच्छा, b के जगह पर a लिखा जा सकता है, कैसे, b जो है c के बराबर है, c a के बराबर, तो यहाँ a लिख लीजिए, यानी हो जाएगा 2a बटे में a, कट गया, आंसर आ गया 2, यानी इसका मान होगा 2। देखिए इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं, मेथड नंबर मान लीजिए 2। देखिए कैसे बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर चूंकि एक समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 है, इसमें वेरिएबल कितने हैं 1 2 3 है, तो अगर मतलब नियम में कहता है कि समीकरण 1 है और वेरिएबल उसमें 3 है, तो चूंकि कोई भी इक्वेशन को अगर सोल्यूशन करना है ना, तो जितना समीकरण उतने ही वेरिएबल होना चाहिए, तब वही उसका मान निकलेगा। इसमें तो समीकरण 1 ही दिया है, वेरिएबल 3 दे दिया है, तो 2 को कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो आज 0 को छोड़ा कर, 0 मानने से बचेगा, ठीक है। तो हम b और c को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1-1 मान लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा a² और प्लस में इसको मैं वैल्यू b और c को 1 माना, ध्यान दीजिए b बराबर भी 1 और c बराबर भी 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस, ये देखिए इसको 1 माने तो +1 आई हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा a हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा कितना a², इसको इधर ले आइए, इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -a आई आएगा, तो माइनस में a + a 2a लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब a का यहाँ से मान निकालिए, तो a² माइनस a प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, एक a माइनस में 1 और -1 a माइनस में 1 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा a माइनस 1 और a माइनस 1 बराबर 0, a बराबर 1, यानी a का भी मान 1 आ गया, b का भी मान 1 आ गया, c का भी मान 1 आ गया। अब उसमें रख दीजिए a प्लस में c अब बटे में कितना है b, तो 1 प्लस में 1 अब बटे में 1 बराबर 2, आंसर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में लग जाता है नियम कि कोई अगर इक्वेशन मान लीजिए 2 दिया है, वेरिएबल 3 है, तो 1 को कुछ और मान सकते हैं आप, ठीक है।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से है। इस वाले एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी आता है और इससे भी आएगा, दो क्वेश्चन आता है, ठीक है। कह रहा है कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा ना कि कोई एक व्यक्ति है जो 150 मीटर लंबा धागा लेकर पतंग उड़ा रहा है। अच्छा, जैसे ही पतंग उतंग का क्वेश्चन आएगा तो देखिए समझिएगा, जो पतंग उड़ाता है ना इस तरह तिरछे इस तरह उड़ाता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, ठीक, इस तरह कुछ पतंग इसका उड़ा रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, धागा को हमेशा सीधा मानना है। क्वेश्चन में लिख भी दिया है यह मानकर कि धागा सीधी रेखा में है। तो इस तरह कोई पतंग ऐसे उड़ा रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पतंग है, ठीक, पतंग यहाँ पर होगा ऐसे करके, जो भी हो, और कह रहा है तो अपने मन से हम इस तरह एक क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जो व्यक्ति है खड़ा है, इस धागा से पतंग उड़ा है तो पतंग यहाँ पर है। तो वही पूछा है कि पतंग जो है जमीन से कितना ऊंचा है, तो इस तरह ऊंचाई इसी को निकालना है हमको। अच्छा, धागा की लंबाई कितना है, 150 मीटर, ठीक। अब कह रहा है कि क्षैतिज रेखा के साथ, यानी क्षैतिज के साथ वो व्यक्ति जो है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछा है कि पतंग जो है ना, ये पतंग यहाँ पर, पतंग जो है जमीन से कितना ऊंचा है। तो देख लीजिए, इसको ऐसे निकाल लेते हैं। आप ये देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होता है, ये कर्ण है, एक तरह से लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपको किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो ऐसा सोचिए कि साइन कॉस टाइन किस में आ जाएगा कि हमें लंब और कर्ण आ जाना चाहिए। तो लगा दीजिए साइन थीटा बराबर, आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर, तो लंब का मान हमको ना पता, तो माना कि x मीटर ऊंचा होगा, ठीक। तो x बटे में कितना, 150। अच्छा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन √3/2 बराबर में x बटे 150, इसको काट दीजिए 75, यानी आ गया x बराबर 75√3 मीटर ऊंचा है पतंग कहाँ से, जमीन से। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ ना कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री का प्रयोग होता है, पतंग वाला में तो यही चित्र बनता है, कन्फर्म है, ठीक है। अब इसको एक और तरीका समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, काम देगा, बहुत काम आएगा ये। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ 60 डिग्री रहता है, यहाँ 30 डिग्री रहता है, ठीक। और एक और ले लेते हैं, एक रहता है 45 डिग्री, ठीक है। अब हम तीनों का रिलेशन देख लेते हैं, एक अनुपात देख लेते हैं, ठीक है, किसका, लंब कर्ण और आधार में, ठीक है। देखिए जब 45 डिग्री के एंगल पर कोई पतंग उड़ाएगा, चाहे कुछ यहाँ का एंगल अगर 45 होगा, तो जितना आधार का मान होता है उतना ही लंब का मान होता है। अच्छा, अगर ये एक है, एक मान लिए हैं, तो अगर ये एक है तो ये √2 होगा। ये रेशियो हमेशा यही चलेगा, ठीक है, चाहे कुछ क्वेश्चन रहे। देखिए 60 डिग्री में क्या होता है, तो 60 डिग्री में होता क्या है कि जैसे देखिए मान लीजिए आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग के पास खड़े हैं और बिल्डिंग के आप बिल्कुल नज़दीक हैं, इसको ऊपर शिखर को देख रहे हैं। तो देखिए जितने नज़दीक हो उतना ही आपको चेहरा इसे उठाना पड़ेगा, यानी आपको क्षैतिज से ज़्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। अच्छा, यही बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के आप दूर चले जाइए, इतना दूर यहाँ से देखिए, तो पता आपको कम ही देखना पड़ेगा, यानी आपका जो क्षैतिज से एंगल जो होगा मीनार की ऊंचाई चाहे बिल्डिंग के जो शीर्ष को देखने का, तो कम होगा। यानी इससे पता चलता है एक चीज़ कि जितना आप दूर जाएंगे यानी एंगल का मान छोटा होता जाएगा, यानी ई आधार जो है बढ़ते चला जाएगा, ई छोटा होगा। तो 30-60 में क्या होगा, तो 30-60 में ये होगा कि जब 60 का रहेगा मामला, तो ई वाला जो होगा इससे बड़ा होगा, यानी ई अगर 1 होगा तो √3 होगा। बात समझिए, हम रेशियो माने कि अगर 1 होगा तो √3 गुना होता है। अच्छा, 30 डिग्री में क्या होता है, ई वाला ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जितना दूर आप जाएंगे उतना ही आपको आसानी से कम देखना पड़ेगा, यानी अगर ई 1 होगा तो ई √3 होगा। तो यहाँ पर क्या होता है रेशियो, तो ये हो जाता है 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2, फिर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो जाएगा 2। ये रेशियो चलता है हमेशा, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का ज़्यादा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये अगर याद रखते हैं तो बहुत फास्ट बनेगा आपको। अब जैसे इसी क्वेश्चन में लगा दीजिए ना, देखिए ना, हमको ई वाला चित्र से काम है, कहा कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सोचिए ई जो 2 है, 2 का मान दिया है 150, तो हमको √3 का मान निकालना है। तो बताइए 2 का मान दिया है 150, वही तो कह रहा है कि यहाँ वाला जो वैल्यू 150 है का मतलब यहाँ वाला वैल्यू 60 डिग्री वाला, तो 2 का मान 150 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 75,
तो √3 का मान कितना हो जाए, तो √3 से गुना हो जाएगा, तो 75 और रूट कितना 3, आंसर 75√3। चाहे दोनों क्वेश्चन देकर सब बनेगा इससे, बात समझ में आ रहा है। हाँ तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन लिए हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं, तुरंत आएगा आंसर। करा 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार के तल कहाँ, शिखर तथा तल का दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए समझिए। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक चीज समझिए, उन्नयन और अवनमन क्या होता है। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, बस छोटा कॉन्सेप्ट है इसे, कि उन्नयन कोण वहां आएगा जहां नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता हो। ठीक है, और अवनमन कोण वहां होगा जहां से ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे को देख रहा हो, तो वहां अवनमन कोण। हालांकि दोनों में कोई अलग नहीं होता, मान वही रखा जाता है, सेम सेम, बस इसको चित्र बनाने में थोड़ा सा सहायता होगा आपको। ठीक है, अब देखिए समझिए, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ज्यादा चट्टान का शिखर ऊंचा है कि मीनार ऊंचा है। तो इससे पता चलता है कि जो चट्टान के शिखर है ना वो ज्यादा ऊंचा है, मतलब चट्टान की जो ऊंचाई जहां पर से चट्टान से देखा जा रहा है वो मीनार से ज्यादा ऊंचा है। क्यों, क्योंकि वहां से देखने पर एक मीनार के अवनमन दिख रहा है ना, अवनमन मतलब नीचा होगा तभी तो ऐसा होगा। हाँ अगर मान लीजिए चट्टान का चोटी नीचा होता और मीनार ऊंचा होता था, उन्नयन लिखा होता क्वेश्चन में। बात समझ में आया। अब यहाँ समझ लीजिए, ये आपका चट्टान है। ठीक है, चट्टान का शिखर, चट्टान का शिखर। अच्छा अब कह रहा है कि इसके चोटी से एक मीनार होगा इधर, थोड़ा इसका ऊंचाई कम होगा, मगर ये जो होगा नीचे जो होगा सेम खड़ा होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, मीनार। ठीक, इसके चोटी से इसके यहाँ देखिए क्रम से लगा है शिखर तथा तल, तो मतलब 30 और 60 उसको भी क्रम में से देना है, यानी शिखर का 30 देना है, तल का 60, तो शिखर का 30 दे दीजिए, ये 30 हो गया, यहाँ पर देखा होगा। अच्छा हालांकि नियम के अनुसार तो एंगल को ऐसे लिखा जाएगा, ये 30, तो जब ये 30 तो ये भी 30। अच्छा तल यानी जमीन को दिखाता है तो कितना, तो यहाँ से ऐसे दे दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा। और नियम के साथ तो ई वाला एंगल 60 हुआ है, मगर जितना ई होगा उतने ही ये होगा, तो ये 60 डिग्री हो गया। अच्छा इसका ऊंचाई कितना है, 90 मीटर ऊंचा है, तो ये 90 पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 90 है। ठीक है, तो आपको मीनार की ऊंचाई पता करना है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में हम जो तरीका होता है उसको लगा दीजिए। देखिए कैसे, अगर ये 60 डिग्री है तो पता इससे ही √3 गुना ज्यादा होता है, तो ई वाला √3 गुना कम होगा उसका, यानी 90 बटे में √3 होगा। बात समझ में आया। अच्छा जितना ई है उतना ही इधर वाला होगा, यानी इसका बेस हो जाएगा, तो 90 बटे में कितना √3। मामला समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, अगर ये ध्यान दीजिएगा, ई पूरा के पूरा 90 √3 है। ठीक, तो आपको पता है कि इसका ये कितना गुना है, √3 गुना है। ठीक है, तो इसको √3 गुना कम कर दें, तो इसको जब √3 गुना कम करेंगे तो ये इस यानी छोटा होगा, यानी इतना का मान जो होगा, यहाँ से इतना का मान ये हो जाएगा 90 बटे में कितना √3 अपॉन में √3, यानी इससे √3 गुना कम होगा उसको ऊंचाई। ये हो जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, तो 30 हो जाएगा ना जी, कहा कि 3 गुने 3 हो जाएगा, 30 कट जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ का ऊंचाई आ गया 30। ठीक, अब पूरे का ऊंचाई है 90, तो यहाँ से ऊंचाई इसका कितना होगा 60 मीटर। बस समझ में आ गया कि ना। तो यही तो मीनार की ऊंचाई है, यही जस्ट सामने 60 मीटर, आंसर 60। कोई सोल्यूशन न करना पड़ा। बात समझ में आया कि ना। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या होता है जो समझिए, अगर ये 60 डिग्री है तो इस वाले पूरे त्रिभुज के लिए ये 60 डिग्री है, तो जितना मतलब कि बेस होता है उसका √3 गुना होता है, तो यहाँ वाला जितना होगा उसका √3 गुना कम होगा ये, तो ये पूरा यहाँ 90 है, तो ये होगा 90 बटे √3। ठीक, अच्छा 90 बटे √3 यहाँ लिख दिया हमने, कहा कि दोनों सेम सेम है। अच्छा इस त्रिभुज में अगर हम इसका मान निकालें तो हमको ये वाला निकल जाएगा, कैसे, उसमें से घटा देंगे, तो देखिए 90 बटे √3 है। ठीक, तो ये वाला कितना रहा होगा, तो वो रहा होगा √3 गुना कम, कहा कि अगर 30 डिग्री होता है यहाँ पर 30 डिग्री अगर होता है तो ई वाला जो होता है मान इससे √3 गुना ज्यादा होता है, तो ई इससे √3 गुना कम होगा, तो हो जाएगा 90 बटे √3, एक बार और √3 से कम कर देंगे उसको, तो ये 90 और 3 √3 गुने √3 कितना 3, तो कटेगा तो 30 बचेगा, यानी यहाँ से यहाँ का ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30। तो आपसे क्या पूछा था, उस मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो पूरे 90 में से हमने 30 को घटा दिया, तो ये पूरा 60 निकल गया, यही तो मीनार की ऊंचाई है 60, आंसर समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लसा जो है 180 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझिए। तो हमको पता है कि दो संख्याओं का अनुपात पता है कितना है,
संख्या पहला और दूसरा का 4:5, ठीक। और एलसीएम पता है कितना, 180। तो एचसीएफ ना पता ना, तो हम सबसे पहले एचसीएफ मान लेते हैं। एचसीएफ कितना है, तो मान लेते हैं x। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई संख्या अगर अनुपात में है और उसको एचसीएफ को ले जाकर उसमें अगर गुना करा देते ना, तो पूरे संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। ये बात को नहीं समझ रहे। जैसे एक मिनट, एक एग्जांपल समझिए। जैसे हम कह दें कि ये 6 और ये 9 संख्या है, 6 और 9, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ होगा 3, ठीक। अब इसको आगे अनुपात में लाइए तो 3 दूनी 6 या 3 तिया 9। हम कह सकते थे कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एचसीएफ 3 है, तो बताइए उस संख्या क्या रहा होगा। तो आप लाइए ना, बारी बारी से गुना करवा दीजिए, संख्या पूरा हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी अनुपात में एचसीएफ से गुना करा देने पर जो संख्या का अनुपात है उसमें एचसीएफ से बारी बारी से गुना करा देने संख्या पूरा हो जाएगा, वो जो मतलब कि उस अनुपात में रहेगा ही नहीं। तो देखिए हमने क्या किया कि एचसीएफ को मान लिया x, तो अब बारी बारी से गुना करा दीजिए। तो पहली संख्या रहा होगा 4x और दूसरी संख्या रहा होगा कितना जी, 5x। और एक फार्मूला पता होना चाहिए आपको कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। यानी कोई भी दो संख्या है और उसको आपस में गुना करा दीजिए और उसी संख्या के एलसीएम निकाल लीजिए, उसी संख्या के एचसीएफ निकाल लीजिए, तो उन दोनों का गुना आपस में इसके गुना के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए 6 और 9 था, तो इसका एचसीएफ कितना था, 3, और एलसीएम कितना होना चाहिए, तो एलसीएम 18। तो देख लीजिए 9 छक्का 54, 18 तिया 54, यानी दोनों का गुना आपस में बराबर है कि ना। यानी एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दीजिए, इधर संख्या का गुना कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर, तो इसलिए फार्मूला बना होगा, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, 180 गुने x। इसको काट दीजिए। अब इसको काट दीजिए तो ई एक तरफ से 520 ऐसे भी काटे, 36 5 80 से 9 चौ 36, यानी x बराबर आ गया कितना, 9। यानी हमको पता चल गया संख्या का एचसीएफ पता चल गया। तो देखिए तकरा इसमें छोटी संख्या होता है, तो ये बताइए इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है। जेकर अनुपात छोटा वो संख्या भी छोटा देगा। तो पहली संख्या हमारा छोटा है, कितना है, 4x। तो 4 गुने में 9, 9 चौ 36 आंसर। समझ में आ गया होगा ना। तो डायरेक्ट एक मीठा डाउट समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आप निकाल सकते थे कि संख्या का एचसीएफ बराबर, डायरेक्ट एचसीएफ का फार्मूला बराबर एचसीएफ बराबर तो हो जाएगा एलसीएम अब बाटे में अनुपात का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, डायरेक्ट। तो 180 अब बाटे में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 4 गुने में कितना, 5, तो 5 चौ 20, काटेगा तो 9। डायरेक्ट हमको एचसीएफ पता चल गया संख्या का। तो ये फार्मूला होता है एचसीएफ बटे अनुपात का गुणनफल। एचसीएफ मतलब कि दोनों तरीके से कर सकते हैं, एचसीएफ बराबर एलसीएम बटे अनुपात का गुणनफल, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है कि एलसीएम बराबर यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ गुने दोनों अनुपातों का गुणनफल, ठीक है। तो इस तरीका से भी कर सकते हैं। 9 आ गया तो 9 को हम, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अनुपात में अगर एचसीएफ से गुना करा दीजिए तो एगो संख्या होगा 936, एगो संख्या होगा 9 5 45, बड़ी संख्या पूछा तो 45, छोटा पूछा है तो 36 आंसर। तो 9 गुने में 4 बराबर 9 36 आंसर। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा उनके मसा का 44 गुना है और लासा तथा मसा का योगफल 1125 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब इसको कैसे करेंगे जो समझिए। कह रहा दो संख्याओं का लासा उनके मसा का 44 गुना, यानी कि एलसीएम है ना, एचसीएफ का 44 गुना। अगर एचसीएफ x होगा तो एलसीएम 44x होगा। ये लो बात समझ में आया कि ना। कह रहा कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 44 गुना। तो अगर एचसीएफ 1 होगा तो 44 होगा, अगर ये x होगा तो 44x होगा। इतना समझ में आया। तथा लासा तथा मसा का योगफल 1125 है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर, यानी 44x प्लस में x जोड़ने पर 1100 कितना आता है, 25। तो 45 x बराबर कितना हो जाएगा, 1125, ठीक है। काट दीजिए इसको, तो सीधा सीधे पूरा पूरा ही कट जाना चाहिए। इसको काट दीजिए कितना से, 9 5 5 से कटे तो 9 5 45, 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 22 5 दहोतल से और बचा 5, ठीक। अब इसको काट दीजिए 25 नामा 225, यानी x बराबर कितना आ गया, 25। यानी आपको पता चल गया एचसीएफ है 25 और एलसीएम कितना होगा, 44 गुने 25, 44 गुने 25। तो देख लीजिए ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 44 गुने में 25। अब कह रहा उनमें से एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है कि अभी बताएं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ।
अब इसका गुना ना कराइए, 44 गुने 25 से रहने दीजिए। तो पहली संख्या 25, दूसरी संख्या ना पता, और एलसीएम कितना है 44 गुने में कितना 25, और एचसीएफ कितना है 25। ठीक है, 25 से 25 काट दीजिए, यानी दूसरी संख्या बराबर 25 चौ 100 और 0, 25 चौ 100 और कितना 25 100 10 कितना 110, यानी दूसरी संख्या आ जाएगा 1100। समझ में आया कि ना? एकदम सिंपल था, बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कुछ न किया, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा था कि दो संख्याओं का लसा उनके मासा का 44 गुना, तो हमने इसको x मान लिया, इसको 44x कर लिया। दोनों को जोड़ने पर 1125 आना चाहिए। किसको? लसा और मासा को। तो लसा को और मासा को जोड़ दिया, 1125 आया, फिर काट दिया तो 25 बार में कटेगा। था हम पता कर लिए कि एचसीएफ कितना था, एलसीएम कितना था। तो एक इसमें फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा होता है। तो पहली संख्या दिया है पहले से 25 है, दूसरी संख्या हमको निकालना है, हमको लसा का मान दिया है 44 गुने 25 है, गुने 25, 25 से 25 कट गया तो ये हो जाएगा 25 चौ 100 के शून्य, बाकियत में 10, 25 चौ 100 और 10 110, आंसर दूसरी संख्या 1100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है करा 1 वर्ष पहले साक्षी और शताक्षी की आयु का अनुपात 6:7 था और 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। शताक्षी की आयु कितनी है? अबे हम शताक्षी की आयु कितनी है मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, और देख लीजिए इसको समझते हैं। ये है साक्षी, ठीक है, ये है शताक्षी। अब कह रहा है 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले देख लेते हैं। 1 वर्ष पहले, ठीक, 1 वर्ष पहले 6:7 का अनुपात था, तो माना कि इसका आयु 6x रहा होगा, इसका 7x रहा होगा अनुपात, यानी 1 साल पहले इस 6x साल की रही होगी, आई 7x साल की रही होगी। ठीक है, अच्छा वर्तमान में कितनी साल की रही होगी दोनों? तो देखिए ऐसे सोचिए ना कि 1 साल पहले कोई 6 साल का है तो वर्तमान में कितना साल का, तो 1 साल बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 1 साल पहले कोई 6x साल का है तो 6x प्लस में 1, ठीक, और इसमें कितना हो जाएगा 7x प्लस में 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 साल पहले की उम्र दिया था तो वर्तमान में आने के लिए 1 साल जोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद दिया है 4 वर्ष बाद, तो ध्यान दीजिएगा जो सेकेंड लाइन जो होता है वो तुलना किया रहता है वर्तमान से, यानी 4 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद, ना कि 1 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से तुलना करना है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद का मतलब देख लीजिए 4 वर्ष बाद, तो 6x प्लस 1 प्लस में 4, 7x प्लस, सही है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 5 और 7x प्लस में 5। तो कह रहा है ना कि 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात है कितना 6x प्लस में 5 और बटे में 7x प्लस में 5 का अनुपात कितना हो जाएगा 7:8। बस इसको लिख लीजिए। अब रहा बात आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये वाला लाइन भी लिख सकते हैं, मगर अभी आगे समझा रहा हूँ तो इसलिए लिख दिया। गुना करा दीजिए तो 8 छक्का 48 प्लस में 8 पचे 40, ये हो जाएगा 7 7 49 प्लस में 7 पचे 35। इसको उधर इसको इधर ले जाइए तो इसको उधर ले जाएंगे तो x बचेगा और इसको इधर ले जाइए तो 5 बचेगा, x बराबर 5। ठीक, तो शताक्षी की आयु, शताक्षी की वर्तमान आयु कहाँ पर है? तो शताक्षी की वर्तमान आयु ए वाला है, इसमें मान रखना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए 7 गुने में 5 प्लस में 1, 7 पचे 35 और 1 कितना 36 वर्ष की है। मामला समझ में आया कि ना? बी नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है करा किसी बर्तन में 40 लीटर अम्ल है, इसमें से 4 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को एक और दोहराया जाता है तो बर्तन में अब कितना अम्ल बचा है लीटर में बताना है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को समझिए। पहले से 40 लीटर है ना, तो अगर कहेगा एक बार निकाला है केवल अम्ल, तो सोचिए ना 40 में से 4 लीटर अगर निकाल लिए तो 36 लीटर बचा, और उतने पानी डाल दिया, यानी 4 लीटर उसमें क्या और करा उतना ही क्या डाल दिया पानी। अब देखिए समस्या यहाँ हो जाता है कि जब 36 लीटर बचा था तो 4 लीटर पानी आया ना, तो अब वो केवल अम्ल नहीं बचा, उसमें पानी भी हो गया, और अगली बार जब 4 लीटर निकलेगा ना तो उसके साथ पानी भी आ जाएगा। बस यहीं से ही क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसको समझिए। देखिए कैसे, सीधा इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता बचा अम्ल बराबर, बचा अम्ल बराबर प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, और 1 माइनस में जितना निकाला गया है, यानी निकाली गई मात्रा, निकाली
गई मात्रा, अब बटे में कुल मात्रा यानी कि वही प्रारंभिक मात्रा, मतलब प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, और जितना बार निकालेगा उसको n, ठीक। देखिए क्या करना है, जितना मात्रा है उसको लिखेंगे। ये सीधा सीधा ही फार्मूला पता है किसका है, किसके जैसा दिख रहा है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला जैसा दिख रहा है, ठीक है। जनसंख्या की कमी या जनसंख्या वाला कह सकते हैं फार्मूला। कैसे, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस में निकाली गई मात्रा यानी 4 लीटर, और कुल मात्रा और जितना बार किया गया तो देखिए इसमें कह रहा है कि इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, यानी टोटल 2 बार, और कहता है कि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो एक तो शुरू बार, एक 2 बार और, तो टोटल 3 बार हो जाता है। अभी n का मान 2 होगा, देखिए प्रारंभिक मात्रा कितना है 40 लीटर, 1 माइनस में 4 बटे में 40, ठीक, कितना बार दिया गया 2 बार, ठीक है। तो 40 इसको काट दीजिए 10, तो ये हो जाएगा कितना, ये 10 में से एक तरह से 1 बचा, तो 10 में से 9 गया, 9 बटे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 40 गुने में 81 बटे कितना 100, 0 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा कितना जी 4 8 4 32 बटे में 10, यानी 32.4 लीटर बचेगा लास्ट में, यानी आंसर ये सी नंबर 32.4 लीटर। समझ में आया कि ना। अगर 3 बार का था तो यहाँ 3 लिखते, यानी कहने का मतलब कि टोटल ऐसे नियम के अनुसार 2 बार निकला होता, केवल अम्ल ही निकाले होते ना, तो 4 4 8 लीटर, 40 में से 8 लीटर घटा दे 32, हमारे जो 32.4 क्यों आया, क्योंकि पानी भी उसके साथ आ गया था दोबारा जब निकाले थे तो, ठीक है। 3 का था 4 का था, तो यहाँ पर चेंज करते रहेंगे। समझ में आ गया होगा ना। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल और पानी के 2 घोल X और Y में क्रमशः 90% और 97% अम्ल है, इनको मिलाकर 49 लीटर का नया घोल बनाया जाता है जिसमें अम्ल 93% है। इसे नए घोल में X और Y की मात्रा बताना है। यानी क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए कि 2 प्रकार के मतलब कि मिश्रण है या घोल है, उसमें एक का नाम है X, एक का नाम है Y, ठीक है। इसका नाम X है, इसका नाम Y है, ठीक है। अब इधर समझिए, X में अम्ल कितना है, अम्ल अम्ल पानी दिया है, तो X में करा अम्ल 90% है, तो 10% क्या होगा पानी होगा। अच्छा Y में अम्ल कितना है, Y जो मिश्रण है उसमें अब पानी देख लीजिए, तो उसमें कह रहा है कि 97%, तो 97% रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 3% रहा होगा। और कह रहा है इन दोनों घोलों में से कुछ मात्रा निकालकर 49 लीटर नया घोल बनाया गया है, ठीक है। और जिसमें अम्ल पता चला है, जो नया घोल बना है, नया घोल, ठीक है, उसमें अम्ल कितना है, अम्ल और पानी, तो उसमें अम्ल कितना है 93% है, तो पानी रहा होगा 7%। तो कह रहा है कि इनमें से टोटल, इन दोनों में से टोटल 49 लीटर मिश्रण निकाला गया है। अब पता ना इसमें से कितना लीटर, इसमें से कितना लीटर, और निकाल कर एक नया घोल जब बनाया गया तो उसमें पता चला अम्ल 93% है, तो पानी 7% है। तो कह रहा कि कौन एक्स कितना था, वाई कितना था, इसका मान बताना है कि इसमें से कितना निकला, इसमें से कितना। तो देखिए इसको कुछ ना कराइए, अम्ल का आप तुलना करा लीजिए, मात्रा निकल जाएगा। चाहे तो पानी का तुलना निकाल लीजिए, मात्रा निकल जाएगा। कैसे, यहाँ लिख लीजिए 90, मिश्रण का नियम लगा देंगे, यहाँ 97, अब बीच में बीच वाला यानी 93 जो मिश्रण बना है। देखिए 90 यहाँ से अम्ल लिख दिया, ये वाला अम्ल यहाँ लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3। वो कह रहा है कि x निकलेगा 4 लीटर तो y निकलेगा 3 लीटर, और टोटल कितना निकला है 49 लीटर, यानी इन दोनों मिलाकर 49 है, तो सबका अलग अलग कैसे निकलेगा, 4 प्लस में 3 बराबर, यानी 4 3 7 का मान कितना है 49, 7 का मान 49, तो 1 का मान कितना 7 लीटर, तो पहला का निकाल लीजिए, तो 4 का मान कितना होगा, तो 7 4 28 लीटर, 3 का मान कितना होगा, तो 7 या 21 लीटर आ गया, यानी x निकला है कितना 28 लीटर, आई कितना निकला है 21 लीटर, 28 से 21, आंसर नंबर ए। पानी से भी आंसर आ सकता था, पानी का भी निकाल लेते, यानी ऐसे लिख देते 10%, 3%, 7%, तो यहाँ लिख देते 4, यहाँ लिख देते 3, यानी पहला निकला 4 लीटर तो दूसरा निकला 3 लीटर, और दोनों को मिलाकर पता है कि 49 लीटर निकला है, तो कौन कितना रहा होगा, तो 4 3 7 यानी 4x और 3x यानी 7x बराबर है 49, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो 7 4 28 और 7 21 लीटर ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है, करा एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो ध्यान दीजिए, कोई भी त्रिभुज है, पता ना कौन सा त्रिभुज होगा, मगर हम मान लेते हैं त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो करा उसके प्रत्येक भुजा को दुगना कर दीजिए, तो मान लीजिए पहले से भुजा होगा, समझिए
कुछ भी रख लीजिए, 10 रहा होगा तो भुजा को कर दीजिए 20। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी कहेगा क्षेत्रफल मतलब निकालना हो और कहते भुजा को दुगना किया, तो जैसे भुजा का दुगना होता है ना तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पर रहा होगा अगर क्षेत्रफल 100, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर लीजिए, 20 का स्क्वायर कितना 400, यानी क्षेत्रफल 4 गुना। इससे पता चलता है, देखिए भुजा कहेगा दुगना तो क्षेत्रफल 4 गुना, भुजा कहेगा दुगना तो आयतन हो जाएगा कितना 8 गुना। कैसे कि उसको 3 बार गुना करना रहता है, 2 गुने 2 गुने 2, आयतन में 3 बार और क्षेत्रफल में 2 बार, सीधा सीधे याद रखना है। ठीक है, कोई भी दुनिया का चीजें अगर किसी मतलब कि वर्ग का दे दे, चाहे तो घन का दे दे, वृत्त का दे दे, गोला का दे दे, किसी का भी दे देगा, कह देगा त्रिज्या को दुगना किए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो दुगना किया मतलब कि 4 गुना। अगर त्रिज्या को 3 गुना किए तो क्षेत्रफल 9 गुना, त्रिज्या को 4 गुना किए तो क्षेत्रफल 16 गुना। यानी क्षेत्रफल में स्क्वायर और आयतन कहेगा तो उसका क्यू करना है सीधा सीधा। ठीक है, जैसे कह देगा कि किसी गोले का त्रिज्या को हम दुगना कर दिए हैं, चाहे तिगुना कर दिए हैं, कह देगा गोले का त्रिज्या को तिगुना किए तो बताइए आयतन कितना गुना हो गया है, तो 3 का क्यू कर दीजिए, 27 गुना हो गया होगा। बस समझ में आ रहा है कि ना। तो देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है कि भुजा को हमने दुगना किया तो उसका क्षेत्रफल पहले मान लो ए स्क्वायर का, कि क्षेत्रफल हमेशा कोई भी फार्मूला होता है उसमें ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया 400। तो ये नहीं पूछा कि क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, कह रहा क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि है। तो सोचिए ना, पहले 100 था अब हो गया है 400, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि है, तो 400 तो हुआ है मगर वृद्धि मात्र 300 का ही है ना, 300 का है। तो एक मतलब कहने का मतलब कि 300 का वृद्धि है यानी 300%, यानी ऐसे समझिए कि 4 गुना ही हुआ है, 4 गुना, मगर हम कहेंगे वृद्धि कितना गुना हुआ, तो 3 गुना। ठीक है, 1 गुना के मतलब 100%, 3 गुना का मतलब 300%। चाहे ऐसे निकाल लीजिए कि 100 था 400 हो गया, कितना की वृद्धि 300, तो वृद्धि गुने 100 बटे प्रारंभिक मान 100, 100 से 100 कट गया 300%। यानी जितना गुना मतलब होता है उससे एक कम मतलब प्रतिशत वृद्धि होता है। ठीक है, जैसे हम कह दें कि एक गोले के त्रिज्या को दुगना कर दिया गया तो आयतन कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो त्रिज्या दुगना हुआ है तो उसको आगे सबसे पहले क्यू करो 8 गुना, और कहेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 8 से कम करके उसमें लगा दीजिए 100, तो 700%। बात समझ में आ गया कि ना। हाँ, जैसे कह देगा कि क्षेत्रफल 4 गुना हुआ है तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और उससे एक काम कर देंगे 1500% की वृद्धि हुआ है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा अभिव्यक्ति की मतलब कि ऐसे लिखा है, करा 3 के पावर 43, 6 के पावर 43, 7 के पावर 43 में यूनिट अंक यानी इकाई का अंक होता है, इनको आपस में गुना कर दिया जाएगा तो इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका तरीका क्या है जो समझिए, जैसे 3 के पावर 43 है, गुने में 6 की पावर कितना है 43, गुने 7 की पावर 43, पावर जो भी है उसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 4 से इसमें भाग दीजिए 43 में, तो शेषफल कितना आएगा, 4 से 43 में भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3। कैसे, 4 से 43 में भाग दीजिए तो 4 एक कम 4 कट गया 3, फिर 0 बार में जाएगा 0 माइनस 3, यानी स्कूल में आके शेषफल आएगा 3। तो 3 पर पावर चढ़ा दीजिए 3, इसमें भी 3 आएगा तो शेषफल को अंतिम के अंक पर रख दीजिए जो भी आया। ठीक है, 7 की पावर 3, 3 तिया 9 9 27, 27 आएगा तो उसका इकाई का अंक 7 ले लीजिए। 6 को क्यू करिएगा तो 216, तो उसका 6 का 6 ही आता है, और 7 का 343 तो 3 आएगा। अब इसको गुना करा दे, 7 का 42, तो 42 में हमको 2 से मतलब है, इकाई अंक निकालना है, अब 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, आंसर डी नंबर। समझ में आया। तो इकाई अंक में बहुत इजी होता है, उसको कोई भी कितना भी बड़ा, इधर इसमें इतना बड़ा संख्या का लिखा होता ना तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा होता है, इससे कोई मतलब, हमको तो इकाई अंक से मतलब है, अगर ऐसे भी रहता तो आंसर वो 6 ही आता। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए 25 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको 25 क्वेश्चन का सेट लेके। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल, मतलब कि एग्जाम में आए प्रश्न या आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।